हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने एंटी अस्थमैटिक ड्रग एंड ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द सीओपीडी फाइनल कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, बिस की टॉफी खाते हैं, ऊपर से अगर हम देखें तो स्ट्रेप्सिल्स वगैरह आती है उसको भी आप लेते रहते हैं, जिससे कि आपके गले में जो खराश वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो उसी से रिलेट करता है हमारा क्या एक्सपेक्टोरेंट एंटीटसिव। इन दोनों का काम क्या है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस फंसे हुए हैं, ये जो म्यूकस बन गए, सिंपल भाषा हम कहें जिसको कफ बोलते हैं या जिसको फ्लेगम बोलते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आउट हो जाए या वहां से निकाल दिया जाए बाय द रूट ऑफ द फिकल मटेरियल या बाय द रूट ऑफ द ओरल कैविटी। इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। एंटीटसिव का भी मतलब होता है कफ, तो इसका मतलब एंटी मतलब जो कफ को उल्टा कर दे, मतलब फेंक दे, उसको बोलते हैं एंटीटसिव। और एक्सपेक्टोरेंट का भी मतलब होता है कि कफ को रिमूव कर दे। अब इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो हमको एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव को समझने से पहले तीन चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी में आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ये तीन चीजें जो आपकी है, पहला है कफ, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है स्पूटम। ठीक है, ये तीन चीज को हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कफ का मतलब जैसे खांसी होता है, ठीक है, जैसे आप खांसी करते हैं ऐसे खांसी, क्या आपके अंदर से क्या थोड़ा सा कुछ ना कुछ मटेरियल बाहर आया, उसको बोलते हैं कफ। एक्चुअली कफ का ही मतलब होता है खांसी, लेकिन जो आपका एक टाइप का पदार्थ होता है, ठीक ठीक टाइप का पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस निकलता है, उसको बोलते हैं कफ। अब दूसरी बात आती है म्यूकस। क्या होता है म्यूकस, जैसे आप नोज होते हैं, नोज है, नोज के अंदर से आपको जुकाम होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आपका थिकी मटेरियल जैसे सलाइवा टाइप का एक थिकी बना, उसको बोलते हैं म्यूकस। और तीसरा आता है हमारा क्या, स्पूटम या फ्लैगम। स्पूटम फ्लैगम क्या बोलता है, सिंपली अगर हम इसको बोले तो आप सिंपल वाक्य में थुक बोलते हैं ना, वो थुक और इस कफ का दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं स्पूटम। तो सिंपली भाषा में जो हम खांसी करते हैं, खांसी करने के बाद जो हमारा बलगम निकलता है, ठीक है, वो बलगम और ये कफ, ठीक है, सॉरी, वो बलगम और हमारा लार्वा का जो सलाइवा, ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो थोड़ा डाइल्यूशन बन जाता है। उसी डाइल्यूशन को हम बोलते हैं स्पूटम, या इसको को बोलते हैं फ्लेगम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी में फंसा होता है। इसके वजह से हमको चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह या न्यूमोनिया वगैरह होता है। तो सिंपली आपको कफ, म्यूकस और फ्लेगम के बारे में पता चल गया। बातें हम अपने टॉपिक पे एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव। अब दोनों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूको ट्रॉपिक एजेंट होते हैं। अब देखो, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ब्रोंको का क्या मतलब होता है, और म्यूको का क्या मतलब होता है, एजेंट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम केवल इसी लाइन से हम सिंपली जान लेंगे। देखिए, ब्रोंको का मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से सिंबल मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपके लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। दूसरा बात है म्यूको, म्यूका का मतलब क्या होता है, म्यूकस। तो सिंपली अगर हम ऐसे बोलें कि जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस है, वो ट्रॉपिक का मतलब होता है इनहेंस करना, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना। और एजेंट का मतलब सिंपली आप समझते हैं कोई ड्रग हो गया। तो ऐसे एजेंट जो ब्रोंक्यूल्स में उपस्थित म्यूकस के सिक्रेशन को या म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, ब्रोंको म्यूको ट्रॉपिक एजेंट। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई हमको तो वहां पे म्यूकस कम करना था, लेकिन जो हमारे ये एजेंट है वो म्यूकस को बढ़ा रहे हैं। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा, अब इससे आप देखिए फायदा ये होगा कि जैसे आप इस एक्सपेक्टोरेंट को ले लेंगे तो वहां पे जैसे उसका अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ने के बाद सीधा क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, जब ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तो मेडुला को एक्टिवेट करेगा, और जब मेडुला को एक्टिवेट करेगा तो सिंपल सा बात है कि आपका जो रेस्पिरेटरी एक्शन है, जो आपका वहां पर आपका एपिग्लोटिस बैठा हुआ है, वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब वो एक्टिव हो जाएगा तो सिंपली क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सिंपली जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो कफिंग को एनेबल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब एनेबल करने का मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेट करते हैं कफिंग अप को। कफिंग अप का क्या मतलब हो, जैसे कफ होता है, कफिंग का मतलब होता है खांसी करना। तो सिंपली अगर हम ऐसे बात करें कि जो एक्सपेक्टोरेंट होता है जो हमारे खांसी को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं कफिंग अप। सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कफिंग को, कफ को निकालना या म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस को निकालना फ्रॉम दी ब्रोंकोम्यूकस या ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग ईटीसी, जो भी हमारे म्यूकस वहां पे जमा हो गए हैं उसको बाहर करना। दैट्स द रोल ऑफ द एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। अब एक नोट है, जैसे ये एक्सपेक्टोरेंट होते हैं प्रोडक्टिव कफ में काम आते हैं। जैसे प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, अनप्रोडक्टिव कफ क्या होता है। आपने सूखी खांसी का नाम सुना होगा और गीली खांसी का नाम सुना होगा। तो जो गीली खांसी होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ, और जो हमारी अनप्रोडक्टिव कफ होता है उसको बोलते हैं सूखी खांसी। तो सिंपली जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं हमारे प्रोडक्टिव कफ, जो कि हमारे लिए एसेंशियल भी होते हैं। किसके लिए एसेंशियल होते हैं, अगर हम पूरा कफ वहां पे हमारा म्यूकस खत्म हो जाएगा। सिंपल से अगर आप ऐसे समझें कि वहां से अगर हमारा जैसे जो हमारा फेरिंजाइटिस वगैरह है, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर वहां से हमारे म्यूकस खत्म हो गए तो वहां पे ड्राइनेस आ जाएगा। अब जब
ड्राइनेस आएगा तो सिंपल से आपको होता है ना कि आपके गले में खुजली हो रही है, जिसको बोलते हैं खजुलाहट होना, ठीक है, तो वो होने लगेगा। फिर आप क्या करते हैं, नमक पानी का गरारा करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो ठीक हो जाता है। क्यों? या शहद लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्या बन जाता है, थोड़ा सा नमी बन जाती है, ग्लिसरीन का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारा जो प्रोडक्टिव कफ है इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पे भी हमारा जो मतलब सफिशिएंट अमाउंट में वहां पर जो नमी है वो बनी रहे, इसीलिए हमारा कफ जरूरी भी है। और कफ एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो सिंपल से उसका जो लेवल है वो बराबर में होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। कम हुआ तब भी दिक्कत, ज़्यादा हुआ तब भी दिक्कत। तो फाइनल स्टेज में क्या होता है कि कफ आपका रिमूव हो जाता है, उसको थिनिंग द मतलब पतला करके। अब दूसरा चीज़ आता है एंटीटेसिव। जो एंटीटेसिव है इसको तो बेसिकली हम सेकंड टॉपिक में सेकंड लेक्चर वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसका जो हमारे साथ में हम लेकर चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि एक्सपेक्टोरेंट एंटीटेसिव में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एंटी का मतलब क्या होता है कि एंटी मतलब जैसे हम है, ठीक है, दूसरे कोई लोग हैं जैसे हम में और मेरा दुश्मन, ठीक है, तो दोनों के क्या हो जाएगा एंटी। मतलब जैसे एक क्लास में दो टॉपर है तो उन दोनों टॉपर के बीच में कभी भी नहीं पटेगी, आप सिंपल समझ सकते हैं। तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो एंटी का मतलब क्या होता है, वो उसको सप्रेस मतलब उसको पिछाड़ने की कोशिश करेंगे, वो उनको पिछाड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इनहिबिट या सप्रेस। और टेसिव का सिंपल सा मतलब होता है कफ। तो अगर हम सिंपल से भाषा में बात करें, जो एंटी टेसिव का मतलब क्या होता है कि जो कफिंग को रिमूव करें या सप्रेस करें, इसका मतलब जो खांसी को कम करें या उसको मतलब कंट्रोल में कर लें, उसको बोलते हैं एंटीटेसिव। इसीलिए जो हमारी एक्सपेक्टोरेंट होती है और जो एंटीटेसिव होती है दोनों एक साथ में ले जाती है। अभी मैं आपको चलूंगा आगे एग्जांपल के तौर पे, जो सिरप आता है, कब सिरप आता है उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। तो सिंपली जो एंटीटेसिव ड्रग होती है वो किसके लिए होती है, सिम्पटोमेटिक रिलीफ ऑफ अनप्रोडक्टिव कफ। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो है हमारी एंटीटेसिव ड्रग होती है वो हमारी सूखी खांसी में यूज की जाती है, ठीक है। एंड दे शुड नॉट इंटरफियर नॉर्मल विद प्रोसेस ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। इसका मतलब क्या, जैसे हम किसी भी कप सिरप में इसको ऐड कर रहे हैं तो वो उसका एक्सपेक्टोरेशन का मतलब क्या है कि जो वहाँ पे म्यूकस है, ब्रोंकियल के म्यूकस को ट्रॉपिक कर रहा है, इसका मतलब उसको बढ़ा रहा है, उसको ये इंटरफियर नहीं करेगा। वहाँ पे एक्सेसिव मात्रा में आपका म्यूकस का बाहर निकलना स्टार्ट रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटीटेसिव। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा कफ के बारे में बात करते हैं कि कफ है क्या, क्योंकि अगर कफ ही आपको नहीं समझ में आएगा तो सिंपल भाषा में आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो कफ क्या है, आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अब देखिए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इसका मतलब समझ लीजिए। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको खींच के एक मुक्का मारा और जवाब में भी आपने क्या किया, एक खींच के मुक्का मारा, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स को एक एग्जांपल के तौर से, रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं परावर्तन। तो सिंपल से आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को क्या कीजिए, शीशे में मतलब शीशे में मारिए, मतलब शीशे के सामने जला दीजिए। तो शीशा क्या करेगा कि जितने वेग से वो टॉर्च मतलब उसकी लाइट जा रही है उतने ही वेग से आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब बाहर कर देगा, वो क्या कर देगा, उसको बाहर फेंक देगा। तो वही बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो कफ क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। अब सिंपल भाषा में अगर हम ऐसे बात करें तो जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत लोगों के साथ हो कि मच्छर हो गया, कीड़ा हो गया, कुछ भी जिसको आप भुनगा भी बोलते हैं, वो आपके मुंह में चला गया। अब क्या करता है कि आपको जैसे ही आपके मुंह में गया, जैसे आप कहते हैं खांसी करना ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं तो साथ में बलगम के साथ में आपका वो जो कीड़ा अंदर गया था वो बाहर आ जाता है। इसलिए हमारा जो होता है कफ, हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होंगे या कोई हमारे बैक्टीरिया होंगे या कोई इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होंगे या कोई भी चीज हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे लंग्स के अंदर अनएसेंशियल है, हमारे लिए जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत हमारे लंग्स को नहीं है, उसको क्या कर देगा, वो रिमूव आउट करेगा। अब बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते समय क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि आपके नाक से पानी निकल जाता है, ये जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उसू चढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे फॉरेन मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे, जैसे हम किसी के जैसे मतलब हम कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते हम खाना खा रहे हैं। अब टीवी देखते देखते हम जैसे खाना खा रहे हैं तो क्या हमारा मन वहां पे लग गया, मन लगने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे, टीवी की तरफ, टेलीविजन की तरफ चला गया, और जो हम खाना खा रहे हैं वहां से हमारा मेडुला का ध्यान हट गया। अब जो हमारे यहाँ पे इपिग्लोटिस होता है, आप सिंपल से जानते हैं कि इपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि सिंपल सा उसको बंद करना खोलना कि कौन सा हमारा मटेरियल फेफड़े में जाना चाहिए, कौन सा मटेरियल हमारे स्टोमच में। अब वो भूल गया भाई कि हमको जो मतलब करना क्या है। आप खाना खा रहे हैं तो वो भूल गया कि हमको यहाँ लंग्स वाला खोलना है कि हमारे स्टोमच वाला खोलना है। तो क्या करेगा, सिंपल सा क्या करेगा, स्टोमच वाला बंद कर देगा, लंग्स वाला खोल देगा, और सिंपल क्या हो जाएगा कि जो भी आप खा रहे होंगे वो आपके कहां पे चला जाएगा, फेफड़े के अंदर जाने लगेगा। अब जैसे ही फेफड़े के अंदर जाने लगेगा तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फेफड़ा बोलेगा हे धुत,
भाग यहाँ से, क्या करेगा, मतलब यहाँ से भागो, हम आप फॉरेन मटेरियल है, आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ पे जरूरत नहीं है तो क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, और जैसे ही ब्रेन सिग्नल देगा जैसे आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल भाषा में कहेंगे, अगर हिचकी आना स्टार्ट हुई या आपको उसू चढ़ गया तो आप क्या करेंगे, खांसी करने लगेंगे। इसी को बोलते हैं कफिंग। कफिंग का सिंपल सा मतलब होता है खांसी करना। तो सिंपल लॉजिक ये कफ का, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कफ का मतलब होता क्या है और कफिंग क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोड्यूस नहीं होता है, और सिंपल भाषा में हमने आपको बताया। अब इसको जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वो होते हैं एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कम दिन वाला। कम दिन का मतलब क्या होता है कि 21 दिन से कम दिन वाले को हम बोलते हैं एक्यूट। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया और 8 हफ्ते के करीब में हो गया तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट। इस कंडीशन में हमको ट्यूबरकुलोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर सब एक्यूट केसेस में। एंड होता है क्रोनिक स्टेज। इसका मतलब क्या है कि वो 8 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो गया आपको खांसी आते हुए, उसको बोलते हैं क्रोनिक कफ। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया कफ होता क्या है एंड कफ के कितने टाइप्स होते हैं और कफ बनता कैसे, कफिंग होती कैसे है। सिंपल भाषा में आप समझ गए। और कफ हमारे लिए रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव के तरीके से किस तरह से काम करते हैं। अब उसके बाद आती है स्टिमुलेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, अगर आपको कफ का मैकेनिज्म नहीं याद आ रहा है, एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, तो सिंपली मैंने आपको जस्ट अभी जो बताया कि आप खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान हट गया, आपका ब्रेन अलग डिस्टर्ब हो गया, उसने एपिग्लोटिस को कहाँ पे खुलना था कहाँ पे बंद करना था ये भूल गया। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल से आपके लंग्स में जाने लगा। अब जैसे ही लंग्स में जाने लगा, लंग्स ने सिग्नल दिया किसको, ब्रेन को, कि हमारी तरफ आ रहा है। सीधा ब्रेन ने क्या किया कि मेडुला को सिग्नल दिया, मेडुला सेंटर एक्टिवेट कर दिया। वो मेडुला ने क्या किया कि उस लंग को जाके कह दिया कि भाई इसको भगाओ यहाँ से किसी भी तरीके से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा लंग्स होगा वो सेम उसको खुली छूट मिल जाएगी हार्दिक पांड्या की तरह, वो उसको छक्के की तरह उड़ाने लगेगा। अब छक्के की तरह उड़ाने लगेगा तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे MS धोनी ने छक्का मारा, हेलीकॉप्टर शॉट मारा, तो क्या कहते हैं स्टेडियम के बाहर गई, तो उसी प्रकार से जब, लेकिन बॉल तो हमारी गुम हो गई, नुकसान तो हो गया। उसी प्रकार से क्या, जब वो कफिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब खांसी स्टार्ट कर देगा। और खांसी आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सेम इसी का कफ का मैकेनिज्म है कैसे कफिंग होती है। तो क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो कीमोरिसेप्टर। अगर आपके थ्रोट में, ईयर में, लंग्स में यहाँ कुछ भी फॉरेन मटेरियल आए तो वहाँ पे रिसेप्टार होते हैं, उस रिसेप्टार जाके बाइंड करेगा। अब जैसे उस रिसेप्टार से जाकर के बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, हमारा मैकेनो रिसेप्टार या कीमो रिसेप्टार को स्टिमुलेट कर देगा। अब जैसे ही हमारा मैकेनो, जैसे आप वही खाना का एग्जाम्पल लेते चलिए कि मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल आपका खाना हो गया, आपके लंग्स में चला गया। अब जैसे ही आपके लंग्स में गया या पानी गया तो क्या कर देगा, कीमो रिसेप्टार को एक्टिवेट कर देगा, मैकेनो रिसेप्टार को एक्टिवेट कर देगा। अब जब रिसेप्टार एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या बोलेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा। और ब्रेन को सिग्नल ले जाता कौन है, एफरेंट नर्व। आपने सिंपल से पढ़ा जाएगा एफरेंट इफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है आ जाना, आ जाना का मतलब ब्रेन के अंदर आ जाना, तो एफरेंट हो गया। ठीक है, इफरेंट का मतलब होता है चले जाना, एग्जिट मतलब बाहर चले जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन से जो सिग्नल हमारे सिमिलर जो हमारे ऑर्गन को जाते हैं कि वो हमारा रिस्पॉन्स करे, तो वो होता है एफरेंट। तो हमारा क्या हुआ, कीमोरिसेप्टर ने एफरेंट इंपल्स के द्वारा क्या किया, मेडुला मतलब ब्रेन को सिग्नल दे दिया। अब ब्रेन ने क्या किया, जो हमारे कफिंग मेडुला सेंटर उसको एक्टिवेट कर दिया। अब जब हमारा कफ मेडुला सेंटर एक्टिवेट हो गया तो वहां से सिग्नल आना तो चाहिए लंग्स के पास, तो क्या करेगा, एफरेंट इंपल्स के द्वारा वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिमुलेट करेगा एंड मोटर और डायाफ्राम लंग को बोलेगा कि भाई आप कफिंग स्टार्ट करो। उसके बाद क्या जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होगा और फायदा आपका क्या जाएगा, कफिंग वहां पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी भाषा में ये होता है मैकेनिज्म ऑफ द कफ। अब इसी को रोकना है, अगर ज्यादा अमाउंट में हो गया है तो हम इस एक्सपेक्टोरेंट एंटीटेसिव का यूज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरीके से, जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट है। तो सबसे पहले हमको एक्सपेक्टोरेंट हम लोग समझ लिया होते क्या, ये सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे म्यूकस के प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं इन द ब्रोंकियोल्स। अब इनके क्लासिफिकेशन मतलब हमारे कई सारी ड्रग होती हैं जो कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो रिसेप्टार को एक्टिवेट करते हैं, वो रिसेप्टार उसको स्टिमुलेट करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस म्यूकस को लाइट्स कर देते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके प्रोटीन को ही कम कर देते हैं। सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है कि आपको कफिंग करना है। कफिंग करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर से म्यूकस को बाहर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ द कफ। कफ का मतलब खांसी, सिंपल भाषा में हम समझ रहे हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये होते हैं मेनली 2 टाइप के। एक होता है स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होगा कि ऐसे एजेंट जो कि स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट का सिंपल से मतलब समझ ले
हैं कि जैसे आप बहुत गुस्से वाले हैं, मैंने आपको एक चिकोटी काट ली तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैंने आपको क्या किया, आपके गुस्से को स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट का सीधा मतलब उसको बढ़ावा देना। तो सिंपल भाषा में हम ऐसे बात करें कि स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर को या किसी भी चीज़ को या किसी भी रेस्पिरेटरी फंक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमको कफिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। और म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है उसको लाइटिक का मतलब होता है तोड़ देना या ब्रेक डाउन कर देना, और जिसकी वजह से वहाँ पे थिकनिंग मतलब थिनिंग हो जाती है। थिनिंग का मतलब पतला हो जाता है और आपका क्या होता है, जो भी कफ वगैरह होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिंपल, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एज यूजुअली केडी त्रिपाठी में भी इसका लेसन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा, अभी ब्रीफ में मिलेगा। कैसे मिलेगा आप आगे आगे चलते देखते चलिए। बताया है स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट में सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है डायरेक्ट स्टिमुलेंट और दूसरा आता है रेफ्लेक्स स्टिमुलेंट। अब रेफ्लेक्स होता क्या है, जस्ट मैंने आपके पिछला थोड़े समय में बताया। अब पहले समझते हैं कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कि ऐसे एजेंट जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। जैसे आपका ड्रग आती है कौन सी, ग्वाइफेंसिन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये सिरप आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सिरप आप देख रहे हैं यहाँ पे टेरब्यूटालिन सल्फेट, तो आप ऑलरेडी एंटी एस्थमेटिक में पढ़ चुके हैं कि ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वाइफेंसिन लिखा हुआ है, जिसमें आपको एम्बॉक्सिल हाइड्रोक्लोराइड मेंथोल सिरप, ये आपकी अलग चीज है। लेकिन आप यहाँ बीच का जो इंग्रेडिएंट देख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये कफिंग कराते हैं, मतलब एक्सपेक्टोरेंट है। सिंपल भाषा में कहें कि ये म्यूकस को हमारे कम करते हैं, म्यूकस को हमारे बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हमारी ड्रग हो गई। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी ड्रग आते हैं, जैसे आपने लिक्वाराइस मुलेठी का नाम भी सुना होगा, ठीक है। पुदीना भी आपने सुना होगा, यूकेलिप्टस भी सुना होगा। अभी हम आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं कि होते कैसे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। अभी तो हम इससे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे ड्रग के बारे में बात करें तो गायकोल होता है, इसका क्या होता है, सेम उल्टा होता है, उल्टा नहीं होता, इसी के फैमिली का होता है, बस इसका जो एडवर्स एक्शन होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इस ड्रग के। उसके बाद आता है सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट। देखिए जब भी आपको कभी भी खांसी वगैरह आती है या एक्सेसिव ज़्यादा में खांसी आने लगती है तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है कि भाई जाओ नमक पानी से गलाला करो। अब नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। अब सोडियम सिट्रेट काम क्या करेगा, जब हमारा ये सोडियम होगा तो वो क्या करेगा, हमारे स्टमच में जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा, वहाँ से क्या जाएगा HCl का मात्रा बढ़ने लगेगी और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स होकर के फिर हमारे क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। और जब वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला जाएगा तो वहाँ का pH बढ़ जाएगा, और जब pH बढ़ेगा तो सिंपल भाषा में हम अगर समझे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो pH बढ़ने पर जो हमारा म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है, और जब पतला हो जाएगा तो सिंपल सा आपके बाहर निकल जाएगा ओरल कैविटी के द्वारा। उसके बाद आता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल में जैसे यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया। देखिए ये जो यूकेलिप्टस ऑयल है ये नजल डिकंजेसेंट के तरीके से यूज किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम ऐसे कहेंगे, जैसे आपका नाक जमा हुआ है, जैसे जुकाम हो रखा है, आपकी नाक एकदम जम गई है, ठीक है, आप सुर कर रहे हैं लेकिन हवा जा नहीं रही है अंदर को, आप क्या कीजिए यूकेलिप्टस का कंसंट्रेटेड ऑयल लीजिए, उसको अपनी नाक मतलब डालिए मत, डालेंगे तो भैया परेशान हो जाएंगे एकदम से, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, आप सूंघ लीजिए, सूंघने पे क्या होगा कि आपके अंदर तक जाएगा और क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका नाक खुल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसे बात करें तो जैसे भाप लेने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके कैटेगरी में आता है एसेंशियल ऑयल, ठीक है। जैसे सिनेरेस्ट की एक गोली आती है भाप लेने वाली 8 रुपए की, ठीक है, तो वो सारी हमारी आती है किसमें, एसेंशियल ऑयल में, वो होते हैं डायरेक्ट स्टिमुलेंट। अब आता है रेफ्लेक्स स्टिमुलेंट। रेफ्लेक्स स्टिमुलेंट ऐसे एजेंट होते हैं कि जो क्या करते हैं उसको रेफ्लेक्स मतलब आपने एक मुक्का मारा उसने 2 मुक्का मारा, ये सिंपली करते क्या है कि जो आपका गैस्ट्रिक होता है मतलब जो आपका पेट होता है जिसमें HCl का सिक्रेशन होता है वहाँ पे HCl का सिक्रेशन बढ़ा देता है। अब जब वहाँ पे HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के वो रिफ्लेक्स हो जाएगा, और सिंपल जब pH बढ़ेगा तो आपका जो कफ हो जाएगा वो थिन हो जाएगा, और थिन होने के बाद आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आता है म्यूकोलाइटिस जिसमें ब्रोमोहेक्सिन आता है। इन सबका एडवर्स एक्शन अभी बहुत ही ज़्यादा है। ब्रोमोहेक्सिन अगर आपने ली, अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका शरीर वैसे कपकपाने लगेगा, आप लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, जैसे ग्रीलिंगटस BM आती है, ठीक है। तो आप कभी भी, हम एक चीज़ आपको ये समझा दे रहा हूँ आज कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो उसके 4 दिन से पहले ये सारी जो ड्रग है, ब्रोमोहेक्सिन हो गया, एम्ब्रोक्सिल हो गया, एसिटाइलसिस्टीन हो गया, कार्बोसिस्टीन हो गया, ये ड्रग आपको नहीं यूज करनी है। अगर आपने इसका यूज किया तो बाई चांसेस ऐसा हो सकता है कि आपका हाथ कांपने लगे और आप एग्जाम में अच्छे से लिख ना पाए, इसलिए इस ड्रग का आपको यूज नहीं करना है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो। उसके बाद आता है पहली ड्रग डायरेक्ट स्टिमुलेंट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्टिमुलेंट होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्रोंकियल सेक्रेटरी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसका जैसे म्यूकस का जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज हो जाता है और कफ हमारा जो होता है वो थिन हो जाता है, जिसके माध्यम से कफिंग के माध्यम से वो हमारा म्यूकस बाहर निकल जाता है। अब इसका काम कैसे करता है देखिए,
ये आपका डायाफ्राम है, लंग्स है, लंग्स में आपके ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स में आपका म्यूकस है, ठीक है ना। सिंपल से देख लीजिए कि आपके दोनों लंग्स हैं, ठीक है, सेक्शन कटे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन हटा दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स में क्या कफ, ये जो काला काला आपको दिखा रखा हूँ ये आपका कफ है, ठीक है, मतलब म्यूकस है। अब इसी को आपका क्या करना है, बाहर निकलना है, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट स्टिमुलेंट एजेंट लिया। अब डायरेक्ट स्टिमुलेंट एजेंट लेने के बाद इसने क्या किया, इसको डाइल्यूट करेगा या इसको क्या कर देगा, पतला कर देगा। अब पतला कैसे करेगा, इसके सरफेस टेंशन को घटा देगा। तो सिंपली जो हमारा डायरेक्ट स्टिमुलेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस कफ के मतलब सरफेस टेंशन को घटा देगा। और सिंपली आप जानते हैं कि जब उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो उसका जो हमारा थिकनिंग एजेंट था वो थिन हो जाएगा, थिन का मतलब पतला हो जाएगा। अब जैसे ही पतला हो जाएगा उसमें कनेक्टिविटी आ जाएगी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो सिंपल भाषा में हम कहें कि इसका जो मूवमेंट होने लगेगा और जैसे ही आप कफिंग करना स्टार्ट करेंगे ये पटाख से यहाँ से आपके नजल कैविटी से या ओरल कैविटी से बाहर निकल जाएगा। तो एक से मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो कफ होगा या जो आपका म्यूकस हो कफिंग के दौरान आपका रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है, इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ड्रग्स होती है जैसे एसेंशियल ऑयल होते हैं, जिसमें आपका यूकेलिप्टस ऑयल होता है, केडार ऑयल होता है, ठीक है, लेमन ऑयल होता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूप से, इनहेलेशन रूप से, दोनों से लेते हैं। हाफ लाइफ इसकी 7 आवर्स होती है। मेटाबॉलिज्म इसका क्रोमोसोमल पीक 450 से एंजाइम के माध्यम से होता है इन द लीवर एंड एलिमिनेशन इसका स्वेटिंग के द्वारा और कफिंग के द्वारा होता है। इसका मतलब इसका जो एलिमिनेशन होगा वो आपकी बॉडी के किसी अदर पार्ट से नहीं होगा। अब इसमें जो ड्रग नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है गोफेंसिन आती है। ये कॉमन ओटीसी ड्रग है। ओटीसी का मतलब समझ रहे हैं कि आउटवर्ड डिपार्टमेंट, जो कि आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। ये कॉमन ड्रग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 सिरप दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल ये दूसरा सिरप आपको दिखा एस्टाकाइंड का, यहाँ पे भी देखें गोफेंसिन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टार मैनकाइंड की है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ब्लू कॉफ है, ये हमारी एल्कम कंपनी के, यहाँ पर भी आपका गोफेंसिन लिखा हुआ है। तो ये हमारी क्या होता है, कॉमन ड्रग है, मतलब आपको मेडिकल स्टोर पर इजिली अवेलेबल होगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है ग्वाइकॉल। इसका ये होती है सेफ मेडिसिन। और इन दोनों का यूज क्या करते हैं, किसमें, अगर आपको ज़्यादा ब्रोंकियल सिक्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ब्रोंक्योल्स में ज़्यादा म्यूकस का बनना स्टार्ट हो रहा है तो इसका यूज किया जाता है। एंड ड्राई अनप्रोडक्टिव का मतलब सूखी खांसी के लिए यूज किया जाता है। एंड साइनेटिस का मतलब जो आपके राइनाइटिस समझ रहे हैं कि जुकाम वगैरह हो जाता है, बार बार जुकाम रखने, उसकी प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जगह आती है सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट। तो ये सोडियम है, सिंपल सी भाषा मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि सोडियम जाता है आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा से इंटरेक्ट करता है, वहाँ पे क्या कहता है HCl का सिक्रेशन बढ़ा देता है। जब HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो रिफ्रेश के माध्यम से रेस्पिरेटरी का पीएच बढ़ा देगा, और जब रेस्पिरेटरी का पीएच बढ़ा देगा तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल जो हमारा सिट्रेट होगा उस जब एब्जॉर्ब होगा तो बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो क्या होता है, एक बफरिंग एजेंट के तरीके से काम करता है। वो क्या करेगा, सिंपल जाएगा पीएच को इंक्रीज कर देगा, एल्कलाई कर देगा, और जैसे एल्कलाई की हो जाएगी वो आपकी विस्कोसिटी, वहाँ की जो कफिंग की या सॉरी जो आपके म्यूकस होते हैं वहाँ की जो विस्कोसिटी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज होने का मतलब क्या, वो पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी पतली हो जाएगी, और उसके बाद क्या जाएगा आपका इजिली जो कफ होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है रेफ्लेक्स स्टिमुलेंट। ये सिंपली क्या होता है कि ये क्या करती है, कफ को रिफ्लेक्स का सिंपल से मतलब क्या है, बढ़ा देती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से समझते हैं कि इससे काम कैसे करती है। तो जैसे आपने रेफ्लेक्स स्टिमुलेंट में अमोनियम क्लोराइड ले लिया, वो क्या करेगी, जैसे अमोनियम क्लोराइड सिंपल से जानते हैं कि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगी, और जब इरिटेट करेगी तो वहाँ से HCl का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। अब जैसे वहाँ पे HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा वहाँ का pH भी बढ़ जाएगा। अब जैसे ही pH बढ़ेगा वो क्या जाएगा, रिफ्लेक्स करके एसिडिक कंडीशन जो आपकी होगी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाएगी। रिफ्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना या पहुंच जाना, मतलब एक मुक्का हमने मारा नहीं, आपने हमको घुमा के एक मुक्का दे दिया। तो जैसे ही यहाँ पे इसका पीएच बढ़ा नहीं कि इसने क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी के पास भेज दिया। अब जैसे ही उसका पीएच बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी घटेगा, विस्कोसिटी घटेगी तो जो म्यूकस होगा वो थिन हो जाएगा और आपको कफिंग के द्वारा आउट हो जाएगा। इसमें जो ड्रग आती है पोटेशियम आयोडाइड आती है, ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही फॉलो करती है। एंड आल्सो उन्होंने अस्थमा और COPD की केस में भी देते हैं। और दूसरी बात, ये जो ड्रग होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें आयोडाइड होता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी है आपको तो आयोडीन का लेवल बढ़ा देगा, इसलिए इसको नहीं दी जाती है। इसलिए जो पेशेंट की हिस्ट्री जानकर के आपको इस ड्रग को यूज करवाना है। एंड नॉट गिवन इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी आपको नहीं देना है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इन्फ्लामेशन को कॉज करवाते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि ब्रेडिकाइनिन का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सिंपली भाषा में हमको अगर इन्फ्लामेशन वगैरह है तो उसको यूज नहीं करवाना है।
उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आते हैं अमोनियम क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया, ये अमोनियम क्लोराइड क्या गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो म्यूकस होगा वो थिन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे करेक्शन मैं आपको करको तभी नोट्स आपको अपलोड करूंगा। उसके बाद टोलोबालसिम इसका ड्रग है। उसके बाद इसका जनरल एडवर्स एक्शन जो है नोजिया वॉमिटिंग है। और नेक्स्ट एजेंट आता है हमारा क्या, म्यूकोलाइटिक। तो सिंपल सी भाषा में म्यूको का मतलब म्यूकस होता है, जैसे स्प्यूटम हो गया। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब तोड़ देना। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो म्यूकस है, म्यूकस को तोड़ देना, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। अब जब छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है थिन हो जाएगा। और थिन हो जाएगा तो सिंपल सी भाषा में आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे स्पूटम है, अब मान लें लार और आपका जो कफ होता है, मतलब जो होता है स्पूटम, जैसे जो आपका पीले पीले मात्रा में जो बाहर निकलता है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, आप एक मिक्सचर आपके ब्रोंकियल्स में। अब वहाँ पे कुछ न तो कुछ प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन आप जानते हैं कि 51 अमाइनो एसिड से बने होता है, और जो 51 अमाइनो एसिड होते हैं वहाँ पर 21-30 का फॉर्मेशन होता है, और दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब जो हमारे म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, ये इन्हीं डाइसल्फाइड बॉन्ड को जाकर तोड़ देते हैं। अब जब भाई प्रोटीन मरा तो सिंपल से भाषा में स्पूटम कमजोर हो जाएगा। अब जब स्पूटम कमजोर हो जाएगा तो भाई जानते हैं कि अगर आपसे कोई कमजोर होगा तो उसको आप 2 थप्पड़ मार देंगे तो घूम का आपको एक को थप्पड़ नहीं मार पाएगा। काहे काहे कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो सिंपल भाषा, अगर आप प्रोटीन वहाँ पे कम हो जाएगा तो स्पूटम हमारा कमजोर पड़ जाएगा और बाहर हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारी ये ड्रग होती है, अगर स्पूटम के प्रोटीन एमाइनो एसिड से बना होता है, और जब हम एमाइनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये हाईली स्ट्रेंथ बना लेते हैं, अपनी मतलब चेन बना लेते हैं, और स्पूटम क्या मजबूत हो जाता है, आपको प्रॉब्लम काज करवाता है। और जब हम यूकोलाइटिक एजेंट यूज कर लेते हैं, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड का, जहां से 30 और 21 अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, उसको तोड़ देगा। अब जब तोड़ देगा भाई तो सिंपल सी बात में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पूटम आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक एजेंट ने क्या किया, क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और विस्कोसिटी क्या घट जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये भी है कि ये क्या कहता है, डीपोलीमराइजेशन ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूको का मतलब म्यूकस, पॉली का मतलब कई सारे, सेकेराइड का मतलब शुगर। तो म्यूकस के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे शुगर होते हैं उनको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो उसका क्या होता है कि डीपोलीमराइजेशन कर देगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में जुड़ जाना। तो हमारे जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा, जो आपस में जुड़ करके एक हाईली पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जो हमारे जैसे समझ लीजिए कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, उसी प्रकार से म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलकर हमारे पॉलीमराइजेशन करके वो स्पूटम बनाते हैं। तो जब हम इसके मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को दोनों को आपस में जुड़ने ही नहीं देंगे, मतलब उसको आपस में पॉलीमराइजेशन ही नहीं करने देंगे, तो हमारी जो हो जाएगी, जो टूट जाएगी, और हमारा जो स्पूटम हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, जब कमजोर हो जाएगा तो हमारे मतलब जो ड्रग होगी वो हमारी एक्टिव हो जाएगी, और हमारी मतलब जो भी हमारा स्पूटम होगा या हमारी जो भी हमारे वहाँ पे म्यूकस होगा वो स्क्रीट आउट हो जाएगा। अब इसमें जो ड्रग आती है ब्रोमोहेक्सिन आती है, जैसे वसाकाइलकोलाइड हो गया, ये हमारी सेकंड मैकेनिज्म, मतलब जो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है इसको फॉलो करती है। और इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है एसिटाइल सिस्टीन आती है, और दूसरी आती है कार्बोसिस्टीन आती है। ये फर्स्ट मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इसका मतलब कि अमाइनो एसिड के जो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं इसको ब्लॉक करती है। अब इसका एडवर्स एक्शन राइनोरिया, जैसे जुकाम वगैरह, लैक्रिमेशन एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह आपको कॉज हो सकता है। तो आई होप आपको ये एक्सपेक्टोरेंट का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एंटीटेसिव के साथ। वहां पे हमारी जो ड्रग होगी वो थोड़ा ज्यादा ड्रग होगी एज कंपेयर टू एक्सपेक्टोरेंट। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब अस।